सभी को नमस्कार। जनवाइस के स्टोरी टेलिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आते हैं और हम सब मिल करके कहानियों के इस संसार में बहुत खूबसूरती के साथ डूब जाते हैं। तो शुरुआत कहानियों को सुन कहानियों में जितनी भी जिंदगियां होती हैं उन जिंदगियों को महसूस करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ दिल से निकली हुई कहानियां जो हमें मुस्कुराना, समझना और जीना सिखाती हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, कोई भी मुझे थम्स अप करके जरूर बताए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियरली आ रही है, आराम से आ रही है। तो फिर हम आगे बढ़ते। थैंक यू आंटी सिंह जी, आपने नमस्कार भी किया था, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। अभय नारायण जी, राना जी, शैली नारायण का स्वागत, नमस्कार जी। अच्छा, तो जैसे कि एक बार आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था और मुझे लगा कि चलो ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो मुझसे किसी ने कहा था कि जो दिन होता है उसकी कथा भी सुनाए तो अच्छा रहेगा। तो आज क्योंकि गुरुवार है तो मैंने सोचा कि गुरुवार की कथा आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ जी। तो गुरुवार की कथा के बारे में सबको पता है। गुरुवार की कथा होती है बृहस्पति देव के लिए। और बृहस्पति देव को अक्सर हम अपने मतलब अक्सर क्या, हम उनको बुद्धि का द्योतक मानते हैं। वो हमारे बुद्धि का, हमारी प्रज्ञा का, हमारी चेतना का द्योतक होता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही फलदायक है ये व्रत, अगर हम रखते हैं तो बहुत ही फलदायक होता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति व्रत कथा की। होता क्या है, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से ना तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी जरा भी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने बनवाने को बोलना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। अब व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन किसी प्रकार से करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने की, अच्छा आवाज कम आ रही है तो मैं थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयत्न अपनी तरफ से करती हूँ। मेरी तरफ से मैक्सिमम है। अच्छा, एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे।
वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। याद करने लगा कि मेरे पास कितनी सुख समृद्धि थी और पता नहीं कैसे सब कुछ नष्ट हो गया। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया, दूसरों को भी खिलाया और स्वयं भी खाया। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञानुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया और कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनमें तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पतिवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पतिवार की कथा को उसने सुना। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया।
यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर हीरे जवाहरात देकर के उनको विदा किया। तो ये थी बृहस्पतिवार की कथा, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ। थोड़ा सा भी चूक हो गई तो सजा भी मिली, लेकिन अगर सही से किया तो बदले में बहुत कुछ मिला। तो किसी भी चीज को, चाहे व्रत हो, चाहे उपवास हो, चाहे ध्यान हो, चाहे साधना हो, चाहे कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई एक लक्ष्य बना करके उस पर आगे बढ़ना हो, किसी भी चीज को अगर हम पूरे लगन के साथ करते हैं, बिना किसी तरह की रुकावट के उसको 100% करते हैं, तो उसका हमको रिवॉर्ड, उसका हमको असर जरूर मिलता है। ये तो एक निश्चित बात है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि सब कुछ मिला, लेकिन बीच में अगर कहीं पे कोई कोताही हुई, कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि जानबूझ के कुछ नहीं किया या हमारा इंटेंशन रॉन्ग रहा, तो वहां पे हमें छोटी छोटी सजाएं भी मिलती रही। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव की पूजा करनी स्टार्ट करी, उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। तो ये एक बढ़िया सी एक कहानी थी। इसके बाद आज की मैं कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन बड़ी अच्छी है। एक, आप सबने सुना होगा सत्यजीत रे के जी के बारे में। तो सत्यजीत रे बंगाली राइटर हुआ करते थे, लेकिन बंगाल क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने अपने नाम की धूम मचाई। पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजता था और सब लोग ही उनके बारे में जानते होते हैं। तो बहुत बड़े फिल्म राइटर हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, बंगाली साहित्य में उन्होंने बहुत काम किया है, सत्यजीत रे। उन्हीं की कहानी लेके आई हूँ। और उनकी कहानियों की एक विशेषता बहुत ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा सस्पेंस से रिलेटेड वो कहानियां लिखा करते थे। तो आज ऐसे ही एक सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का नाम है फ्रेंड्स। अभी ये फ्रेंड्स क्या है, सुनने में ही नाम कुछ अलग सा लग रहा है। फ्रेंड्स क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो बात करते हैं। कहानी शुरू होती है। कहानी का एक नायक है जयंत। तो जयंत की ओर कुछ क्षणों तक ताकते रहने के बाद उससे सवाल किए बिना नहीं रह सका। आज तो बड़ा ही मरियल दिख रहा है, तबीयत खराब है क्या? जयंत अपने अनमने पर को दूर हटाकर बच्चे की तरह हंस दिया और बोला, ना, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ताजगी ही महसूस कर रहा हूँ। सचमुच जगह अच्छी है। तेरी तो जानी पहचानी जगह है, पहले यह पता नहीं था कि यह जगह इतनी अच्छी है। भूल ही चुका था। जयंत ने एक लंबी सांस ली। इतने दिनों के बाद धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। बंगला पहले के जैसा ही है। कमरों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। फर्नीचर भी पुराने जमाने का है, जैसे बेत की यह टेबल और कुर्सियां। बैरर ट्रे में चाय और बिस्किट ले आया। कुल मिलाकर अभी 4 ही बजे हैं, पर धूप ढलने वाली है। चायदानी से चाय ढालते ढालते मैंने कहा, कितने दिन बाद यहाँ आना हुआ? जयंत ने कहा, 31 साल के बाद। तब मैं 6 साल का था। हम लोग जहाँ बैठे हैं वह है बूंदी शहर के सर्किट हाउस का बगीचा। आज सवेरे हम यहाँ पहुंचे हैं। जयंत मेरा बचपन का मित्र है। हम एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज के सहपाठी रह चुके हैं। आजकल वह एक अखबार के संपादकीय विभाग में नौकरी करता है।
और मैं एक स्कूल में शिक्षक का काम करता हूँ। नौकरी जीवन में हम लोगों में अलगाव आ जाने पर भी हमारी दोस्ती ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम लोगों ने बहुत पहले ही राजस्थान के भ्रमण करने की योजना बनाई थी। दोनों को एक साथ छुट्टी मिलने में असुविधा हो रही थी। आज इतने दिनों के बाद यह संभव हुआ है। साधारण आदमी राजस्थान आते हैं तो शुरू में जयपुर, चित्तौड़ और उदयपुर ही देखते हैं, मगर जयंत पहले से ही बूंदी जाने पर दबाव डाल रहा था। मैंने भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि बचपन में मैंने रविन्द्रनाथ की बूंदी का किला कविता पढ़ी थी और उस किले को इतने दिनों के बाद देखने का मौका मिला था। ज्यादातर आदमी बूंदी नहीं आते, लेकिन इसके माने ये नहीं कि यहाँ देखने के लायक और कोई चीज है ही नहीं। ऐतिहासिक घटना की दृष्टि से विचार किया जाए तो उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ का बहुत महत्व है, मगर सौंदर्य के लिहाज से बूंदी किसी से कम नहीं है। जयंत ने जब बूंदी के बारे में इतना जोर डाला था तो मुझे अजीब जैसा लगा था। जब ट्रेन से आने लगा तो इसका कारण मालूम हुआ। बचपन में एक बार वह बूंदी आ चुका है, इसलिए उन पुरानी यादों के साथ नए सिरे से मिलान करने के लिए उसके मन में इच्छा जोर मार रही थी। जयंत के पिता अमीय दास गुप्त पुरातत्व विभाग में काम करते थे, इसलिए उन्हें बीच बीच में ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करना पड़ता था। इसी सिलसिले में जयंत भी बूंदी हो आया था। सर्किट हाउस वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। अंग्रेजों के जमाने का है, 100 साल से कम पुराना ना होगा। एक मंजिला भवन, टाइल की छावनी की हुई ढालू छत, कमरे ऊंचे ऊंचे। ऊपर की तरफ स्काईलाइट है, जिसे रस्सी खींचकर इच्छानुसार खोला या बंद किया जा सकता है। पूरब की ओर बरामदा है, उसके सामने के विशाल अहाते की क्यारियों में गुलाब के फूल खिले हुए हैं। हम सुबह पहुंचने के साथ ही एक बार शहर की परिक्रमा कर चुके हैं। पहाड़ पर बूंदी का विख्यात किला है। आज दूर से देख रहे हैं, कल हम अंदर जाकर देखेंगे। शहर में बिजली के खंभे नहीं होते तो लगता हम जैसे प्राचीन राजपूत युग में चले आए हैं। सड़कें पत्थर की बनी हैं, मकानों के सामने 2 मंजिले से टके हुए नक्काशी किए बरामदे हैं। यहाँ आने पर मैंने गौर किया कि जयंत आम तौर से जितनी बातें करता है, उसकी तुलना में यहाँ कम बातें कर रहा है। हो सकता है बहुत पुरानी यादें उसके मन में लौट कर आ रही हों। चाय की प्याली हाथ से नीचे रखकर जयंत ने कहा, मालूम है शंकर, बात बड़ी ही अजीब है। शुरू में जब यहाँ आया था, इन कुर्सियों पर मैं पांव मोड़कर बाबू साहब की तरह बैठा करता था। अब देख रहा हूँ, कुर्सियां लंबाई चौड़ी में बड़ी नहीं है और देखने में भी अत्यंत साधारण है। सामने जो ड्राइंग रूम है, इससे दोगुना प्रतीत होता था। अगर मैं आज नहीं आता तो बचपन की धारणाएं ज्यों की त्यों बनी रहती। मैंने कहा, स्वाभाविक यही है। बचपन में हम छोटे रहते हैं, उसके अनुपात में आसपास की चीजें बड़ी लगती हैं। उम्र के साथ साथ हम भी बढ़ते जाते हैं, मगर चीजें तो बढ़ती नहीं। फिर हम लोगों ने चाय पी और चाय को खत्म करके बगीचे में चहलकदमी करते करते जयंत एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया और बोला, देवदारू। उसकी बात सुनकर मैंने अवाक होकर उसकी ओर देखा। वह फिर बोल उठा, देवदारू का एक पेड़ उधर होना चाहिए था। यह कहकर वह तेजी से पेड़ पौधों के बीच से होता हुआ अहाते के कोने की ओर बढ़ गया। अचानक जयंत को देवदारू के एक पेड़ की बात क्यों याद आ गई। कुछ सेकंड के बाद जयंत का उल्लसित कंठस्वर सुनाई पड़ा, हे, इट्स हियर। जहां था ठीक वहीं। मैंने आगे बढ़कर कहा, अगर पेड़ रहा होगा तो वह जिस जगह था वहीं होगा। पेड़ चहलकदमी नहीं करता है। जयंत ने ऊब के साथ सिर हिलाते हुए कहा, वही है। वही है से मेरा मतलब यह नहीं है कि पेड़ ने अपनी जगह बदल ली। मतलब यह कि मैंने पेड़ के जहां होने का अनुमान लगाया था, वही है। मैंने पूछा, लेकिन पेड़ की बात तुझे अचानक क्यों याद आ गई।
जयंत कुछ देर तक भौहें सिकोड़कर एकटक पेड़ की ओर देखता रहा। उसके बाद आहिस्ता से सिर हिलाकर बोला, वह बात अब याद नहीं आ रही है। किसी कारणवश मैं उस पेड़ के पास गया था और वहां जाकर कुछ किया था। एक अंग्रेज। अंग्रेज? ना, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेमोरी का मामला सचमुच बहुत अजीब होता है। यहाँ का बावर्ची अच्छी रसोई बनाता है। रात में डाइनिंग रूम में ओवल शेप टेबल पर बैठकर जयंत ने खाना खाते खाते कहा, उन दिनों जो बावर्ची था उसका नाम था दिलावर। उसके बाएं गाल पर एक दाग था, छुरी का दाग, मगर रसोई बहुत उम्दा पकाता था। खाना खाने के बाद जयंत जब सोफे पर बैठा तो उसे धीरे धीरे और भी पुरानी बातें याद आने लग गई। उसके पिताजी किस सोफे पर बैठकर चुरुट पीते थे, माँ कहाँ बैठकर स्वेटर बुनती थी, टेबल पर कौन कौन सी पत्रिकाएं पड़ी रहती थी, सारी बातें उसे याद आ गई। और इसी तरह उसे पुतली की भी याद आ गई। पुतली का मतलब लड़कियों की डॉल पुतली नहीं। जयंत के मामा ने स्विट्जरलैंड से 10-12 इंच लंबी स्विस पोशाक पहने एक बूढ़े की मूर्ति लाकर उसे दी थी। देखने में वह एक छोटे से जीवित आदमी की तरह लगती थी। अंदर कल कब्जा नहीं था, मगर हाथ पांव उंगलियां और कमर इस तरह बनी थी कि इच्छानुसार उसे घुमाया फिराया जा सकता था। चेहरे पर हमेशा एक हंसी तैरती रहती थी। सिर पर छोटी सी एक स्विस पहाड़ी टोपी थी जिस पर पंख खुसे थे। इसके अलावा पोशाक में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। बेल्ट, बटन, पॉकेट, कॉलर, मोजा, यहाँ तक कि जूते के बकल्स भी त्रुटिहीन थे। एकदम बढ़िया क्वालिटी का, स्विट्जरलैंड से विदेश से आया हुआ वो एक बूढ़े का ये मूर्ति थी। पहली बार जब जयंत बूंदी आया था तो उसके कुछ पूर्व ही उसके मामा विलायत से लौट आए थे और उन्होंने जयंत को वह पुतली दी थी। स्विट्जरलैंड के किसी गांव में एक बूढ़े से उन्होंने पुतली खरीदी थी। बूढ़े ने मजाक में कहा था कि उसका नाम फ्रिंज है और इसी नाम से इसे पुकारना, दूसरे नाम से पुकारोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जयंत ने कहा, बचपन में मुझे कितने ही खिलौने मिले थे। माँ बाप की एकमात्र संतान रहने के कारण उन्होंने इसकी कोई कमी नहीं रहने दी थी। मगर मामा ने जब मुझे फ्रिंज दिया तो मैं अपने तमाम खिलौनों को भूल बैठा। रात दिन उसी को लेकर पड़ा रहता। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया जब मैं फ्रेंड्स से घंटों बातचीत करने लगा। बात बेशक एक तरफा होती थी, मगर फ्रेंड्स के चेहरे पर एक ऐसी हंसी और आंखों की दृष्टि में एक ऐसा भाव रहता था कि मुझे लगता वह मेरी बात को समझ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता कि मैं बंगला के बजाय अगर जर्मन भाषा में बातचीत कर सकता तो बातचीत का सिलसिला एक तरफा ना होकर दो तरफा होता। अभी सोचता हूँ तो लगता है कि वो बचपना था और पागलपन था। माँ और बाबूजी ने भी मना किया, मगर मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। तब मैंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, इसलिए फ्रेंड्स को समय न दे पाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था। इतना कहकर जयंत चुप हो गया। घड़ी की ओर देखने पर पता चला कि रात के 9:30 बज चुके हैं। हम सर्किट हाउस की बैठक में लैंप जलाकर बैठे थे। मैंने पूछा, फिर वह पुतली कहाँ चली गई? जयंत अब भी जैसे कुछ सोच रहा था। जवाब इतनी देर के बाद आया कि मुझे लगा उसने सुना ही नहीं। पुतली को बूंदी ले आया था, यहीं पे टूट गई। टूट गई? कैसे? मैंने पूछा। जयंत ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक दिन हम बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। पुतली को बगल में घास पर रख दिया था। पास ही बहुत से कुत्ते जमा हो गए थे। तब मैं जिस उम्र का था मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, मगर मैंने जिद करके चाय ले ली और पीने लगा। चाय की प्याली अचानक तिरछी हो गई और थोड़ी सी गर्म चाय मेरी पैंट पर गिर पड़ी।
बंगले के अंदर जाकर मैंने पैंट बदला और उसके बाद जब बाहर आया तो पुतली को वहां नहीं पाया। खोज पड़ताल करने पर देखा सड़क के दो कुत्ते मेरे फ्रेंड्स को लेकर लेकर टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। क्योंकि वो बहुत मजबूत चीज थी, इसलिए फटकर दो टुकड़ों में नहीं बटी, लेकिन उसका चेहरा क्षत विक्षत हो गया और कपड़ा फट गया। यानी मेरे लिए फ्रेंड्स का कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया। फॉर मी ही वॉज डेड। उसके बाद जयंत की कहानी मुझे बहुत मजेदार लग रही थी। उसके बाद क्या? नियमानुसार फ्रेंड्स की अंत्येष्टि संपन्न कर दी। इसका मतलब उस देवदारू के नीचे उसे दफना दिया। इच्छा थी ताबूत का इंतजाम करूं, क्योंकि विलायती आदमी था ना। कोई बक्सा होता तो काम चल जाता, मगर बहुत खोजने पर भी कुछ ना मिला, इसलिए आखिरकार उसी तरह दफना दिया। अब इतनी देर के बाद देवदारू के पेड़ का रहस्य मेरी समझ में आया। 10 बजने पर हम सोने चले गए। एक खासे बड़े बेडरूम में अलग अलग 2 पलंगों पर हमारे बिस्तर बिछे थे। कलकत्ते में पैदल चलने का अभ्यास नहीं था। एक तो यूं ही थकावट महसूस हो रही थी और उस पर डनलप पिलो। माथे के नीचे तकिया रखते ही 10 मिनट के अंदर नींद ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तब रात कितनी हो चुकी थी पता नहीं। किसी चीज की आवाज से नींद टूट गई। बगल की तरफ मुड़ने पर जयंत को बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। उसकी बगल में टेबल लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में जयंत के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? इस बात का जवाब न देकर जयंत एक दूसरा ही सवाल पूछ बैठा। सर्किट हाउस में बिल्ली या चूहा जाती कोई चीज है क्या? मैंने कहा, रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? छाती पर चढ़कर कोई चीज गई, इसीलिए मेरी नींद टूट गई। मैंने कहा, चूहा आमतौर नाली से आता है। इसके अलावा मुझे यह मालूम नहीं कि चूहा खाट पर चढ़ता है या नहीं। जयंत ने कहा, इसके पहले भी एक बार मेरी नींद टूट चुकी है। तब खिड़की से खच खच जैसी आवाज आ रही थी। अगर खिड़की से आवाज आई है तो ज्यादा संभावना बिल्ली की हो सकती है। मगर जयंत के मन से खटका दूर नहीं हो रहा था। मैंने कहा, रोशनी जलाने पर किसी चीज पर नजर नहीं पड़ी? नथिंग। इतना जरूर है कि नींद खुलते ही बत्ती नहीं जलाई थी। शुरू में अचकचा कर उठा। सच कहूं, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। रोशनी जलाने के बाद किसी चीज पर नजर नहीं पड़ी। इसका मतलब यह कि कोई चीज अगर आई होगी तो वह कमरे के अंदर ही होगी। सो दरवाजा जबकि बंद है। मैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतर आया और घर के हर कोने में, खाट के नीचे, सूटकेस के पीछे और हर जगह खोज और पड़ताल करी। कहीं कुछ नहीं था। बाथरूम के पल्ले उड़के हुए थे और उसके भीतर भी खोजने गया। तभी जयंत ने धीमी आवाज में मुझे पुकारा, शंकर। मैं कमरे के अंदर गया। देखा, जयंत अपनी रजाई के सफेद खोल की तरफ देख रहा है। मैं जब उसके पास गया तो उसने रजाई के एक हिस्से को रोशनी की तरफ बढ़ाकर कहा, देखो तो, यह क्या है? मैंने जब झुककर कपड़े की तरफ देखा तो उस पर हल्के कत्थई रंग की छोटी छोटी गोल छापें दिखाई दी। मैंने कहा, बिल्ली के पंजे की छाप हो सकती है। जयंत कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों वह बेहद चिंतित हो गया था। रात के 2:30 बज रहे थे। इतनी कम नींद से मेरी थकावट दूर नहीं होती। इसके अलावा कल दिन भर चक्कर लगाना है, इसलिए यह कहकर कि मैं बगल में ही हूं और भय का कोई कारण नहीं है कि छाप पहले से भी हो सकती है, मैंने उसे आश्वासन दिया और बत्ती बुझाकर फिर से लेट गया। मुझे इसमें संदेह नहीं था कि जयंत ने जो कुछ कहा है, वास्तव में वह सब कुछ उसने सपने में देखा है। बूंदी आने पर उसे पुरानी बातें याद आ रही हैं और वह मानसिक तनाव में जी रहा है। इसी से
बिल्ली के चलने का सपना देखा होगा। रात में अगर कोई और घटना घटी हो तो इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। जयंत ने भी सवेरे उठने के बाद किसी नए अनुभव के बारे में नहीं बताया। अब हाँ, देखने पर लगा वह रात ठीक से सोया नहीं है। मैंने मन ही मन तय किया कि मेरे पास जो नींद की टिकिया है, दवा है, वो आज रात सोने के पहले एक टिकिया जयंत को खिला दूंगा। अपनी योजना के अनुसार हम नाश्ता पानी करके 9 बजे बूंदी का किला देखने चले गए। गाड़ी का इंतजाम हमने पहले ही कर लिया था। किले के पास पहुंचते पहुंचते 9:30 बज गए। यहाँ आने पर भी जयंत को बचपन की सारी बातें याद आने लगी। उसका सौभाग्यवश पुतली से कोई रिश्ता नहीं था। सच कहूं, जयंत का बचपना आनंद देखकर लग रहा था कि वह पुतली की बात भूल चुका है। वह एक एक चीज को देखता और चिल्ला उठता, गेट के ऊपर वही हाथी है, यह वही चांदी का पलंग और वही सिंहासन है, यह वही दीवार पर उकेरा हुआ चित्र है। मगर 1 घंटा बीतते न बीतते उसका उत्साह ढीला पड़ने लगा। इतना तन्मय था कि शुरू में इसे समझ नहीं सका। एक लंबी कोठरी में चहलकदमी कर रहा था और सीलिंग के झाड़ फानुसों को गौर से देख रहा था कि तभी याद आया, जयंत मेरे पास नहीं है। वह कहाँ चला गया? हमारे साथ एक गाइड था। उसने कहा, बाबू साहब छत की तरफ गए हैं। दरबार घर देखकर जब मैं बाहर आया तो जयंत को थोड़ी दूर छत की दूसरी तरफ दीवार के पास अनमना सा खड़ा पाया। वह चिंता में इतना डूबा था कि मैं जब उसकी बगल में जाकर खड़ा हुआ तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंत में जब मैंने नाम लेकर उसे पुकारा तो वह चौंक उठा। मैंने कहा, तुझे क्या हुआ है? ठीक ठीक बता। इतनी खूबसूरत जगह आकर भी तू मुंह सीकर चुपचाप पड़ा रहेगा तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। जयंत ने इतना ही कहा, तेरा देखना खत्म हो चुका? फिर अब मैं अकेला होता तो जरूर कुछ देर और रुकता, लेकिन जयंत की भाव भंगिमा देखकर सर्किट हाउस लौटना ही तय किया। हम दोनों चुपचाप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे। जयंत को मैंने सिगरेट ऑफर की, परंतु उसने नहीं ली। उसके अंदर एक दबी हुई उत्तेजना थी जो उसके हाथों की हरकत से जाहिर हो रही थी। कभी वह खिड़की पर हाथ रखता है, कभी गोद में, कभी उंगलियों को मटकाता है या नाखून दांत से काटता है। यूं जयंत एक शांत आदमी है। उसे छटपटाते हुए देखकर मैं अशांति का अनुभव कर रहा था। 10 मिनटों तक जब यही सिलसिला चलता रहा तो मैं चुप नहीं रह सका। मैंने कहा, अपनी दुश्चिंता का कारण मुझे बता। हो सकता है मेरे तेरा कुछ उपकार हो जाए। जयंत ने सिर हिलाकर कहा, कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहूंगा तो तू यकीन नहीं करेगा। यकीन ना भी हो, पर उस विषय पर तुझसे विचार विमर्श तो अवश्य कर सकता हूँ। कल रात फ्रिंज हमारे कमरे में आया था। रजाई पर फ्रिंज के पैरों की ही छाप थी। इस बात पर जयंत के कंधों को झकझोरने के अतिरिक्त मुझे कुछ दूसरा काम नहीं करना चाहिए था। जिसके दिमाग में इस तरह की अजीब धारणा जड़ जमा कर बैठ गई है, उसे क्या कुछ कहकर समझाया जा सकता है। फिर भी मैंने कहा, तुझे अपनी आंखों से तो कुछ तूने अपनी आंखों से तो कुछ देखा नहीं था? नहीं, तब इतनी बात जरूर है कि छाती पर जो चीज चल रही थी वह चौपाया न होकर दो पाया थी। यह बात मैं साफ साफ समझ रहा हूँ। सर्किट हाउस के पास आकर गाड़ी से उतरते समय तय किया कि जयंत को नर्व के टॉनिक किस्म की कोई चीज दूंगा। सिर्फ नींद की टिकिया से काम नहीं चलेगा। बचपन की एक साधारण स्मृति 37 साल के जवान को इतना परेशान करेगी, यह किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहिए। कमरे के अंदर आने पर मैंने जयंत से कहा, 12 बज चुके हैं, अब स्नान कर लेना चाहिए। जयंत ने कहा, पहले तू हो जा, और वह पलंग पर लेट गया। स्नान करते करते मेरे मन में विचार आया, जयंत को स्वाभाविक स्थिति में लाने का यही उपाय है। जो विचार आया वह यह
कि अगर पुतली को किसी खास जगह में दफनाया गया है और उस जगह की जानकारी है, तो वहां मिट्टी खोदने पर पुतली चाहे पहले की जैसी हालत में ना मिले, मगर उसका कुछ ना कुछ अंश तो मिल ही जाएगा। कपड़े लत्ते जमीन के तले 30 साल के बाद नहीं रह सकते, परंतु धातु की चीज जैसे फ्रिंज के बटन का बकल, बेल्ट का बकल, कोट के पीतल के बटन अगर बरकरार हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। जयंत को अगर दिखाया जाए कि उसकी लाडली गुड़िया की केवल ये दो ही चीजें बची हुई हैं और बाकी सब मिट्टी में समा गए, तो हो सकता है उसके मन से यह ऊटपटांग धारणा दूर हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वह हर रोज अजीबोगरीब सपना देखेगा और सुबह उठकर कहेगा कि फ्रेंड्स मेरी छाती पर चल रहा था। इस तरह उसका दिमाग कहीं खराब ना हो जाए। यह बात जब मैंने जयंत से कही तो लगा उसे मेरा विचार पसंद आया है। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद बोला, खोदेगा कौन? कुदाल कहाँ मिलेगी? मैंने हंसकर कहा, जब इतना बड़ा बगीचा है तो माली भी होगा ही, और माली रहने का मतलब है कुदाल भी है। उसे हम कुछ बख्शीश दे दें तो मैदान की थोड़ी सी मिट्टी खोदने में वह आनाकानी नहीं करेगा। जयंत तुरंत राजी हो गया। इसके बाद मैंने भी कुछ ना कहा। एक दो बार जब और डांट पिलाई तो वह नहा धो आया। भोजन पसंद आदमी रहने पर भी दोपहर में 2 अदद रोटी और मांस के शोरबे के अतिरिक्त उसने कुछ नहीं खाया। खाना खाने के बाद हम बगीचे की तरफ के बरामदे की कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों के सिवा सर्किट हाउस में कोई नहीं था। दोपहर में भी सन्नाटा छाया हुआ था। दाहिनी तरफ रोड़े बिछे रास्ते के किनारे एक गुलमोहर के पेड़ पर कई हनुमान बैठे हैं और बीच बीच में उनकी हुप हुप सुनाई दे रही है। हनुमान यानी बंदरों की बात कर रहे हैं। 3 बजने पर एक पगड़ीधारी आदमी हाथ में झाड़ी लिए बगीचे में आया। उम्र दराज आदमी है। बाल, मूछें और गलपट्टे सफेद हो चुके हैं। तुम कहोगे या मैं कहूं? जयंत के सवाल पर मैंने आश्वासन की मुद्रा में हाथ उठाकर इशारा किया और कुर्सी छोड़कर सीधे माली के पास चला गया। मिट्टी खोदने के प्रस्ताव पर माली ने शुरू में मेरी ओर संदेह भरी निगाहों से देखा। समझ गया, ऐसा प्रस्ताव इसके पहले किसी ने उसके सामने नहीं रखा था। उसके काहे बाबू सवाल पर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर मीठे स्वर में कहा, कारण अगर ना जान सको तो हर्ज ही क्या है? 5 रुपए बख्शीश दूंगा। जो कह रहा हूं कर दो। कहना ना होगा कि इस पर माली न केवल राजी हुआ बल्कि दांत निपोर कर सलामी ठोकी और ऐसा भाव दिखाया जैसे वह हमारा खरीदा हुआ गुलाम हो। बरामदे में बैठे जयंत को मैंने हाथ के इशारे से बुलाया। वह कुर्सी छोड़कर मेरे पास चला आया। निकट आने पर देखा उसका चेहरा अस्वाभाविक तौर पर बुझा हुआ है। मुझे उम्मीद हुई कि खोदने के बाद पुतली का कुछ न कुछ अंश मिल ही जाएगा। इस बीच मालिक कुदाल ले आया। हम तीनों देवदारू के पेड़ की ओर आने लगे। पेड़ के तने के लगभग 1.5 हाथ दूर एक स्थान की ओर हाथ से इशारा करता हुआ जयंत बोला, यही। ठीक ठाक याद है ना? मैंने कहा। जयंत ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ माथे को एक बार हिलाकर हामी भरी। कितने नीचे गाड़ा था? 1 बित्ता तो होगा ही। मालिक बेझिझक उस स्थान को खोदने लगा। आदमी रसिक मालूम होता है। खोदते खोदते पूछा कि जमीन के नीचे धन दौलत है या नहीं, और अगर है तो उसे हिस्सा मिलेगा या नहीं। यह सुनकर यद्यपि मैं हंस पड़ा, लेकिन जयंत के चेहरे पर हंसी का कोई आभास नहीं दिख रहा था। अक्टूबर में बूंदी में गर्मी नहीं पड़ती है, मगर जयंत के कॉलर के नीचे का हिस्सा भीग गया है। वह एक टक जमीन की ओर देख रहा है। मालिक कुदाल चलाए जा रहा है। पुतली का कोई चिन्ह अभी तक क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक मयूर की तेज आवाज सुनकर मैंने अपना सिर घुमाया। तभी जयंत के गले से
एक अजीब आवाज निकली और मेरी आंखें तत्क्षण उसकी ओर चली गईं। उसकी आंखें जैसे छिटक कर बाहर निकल रही हो। दूसरे ही क्षण उसने अपने कांपते हाथों को धीरे से बढ़ाकर तर्जनी से गड्ढे की ओर इशारा किया। उसकी उंगली भी कांप रही थी। उसके बाद एक अस्वाभाविक, शुष्क और भयानक स्वर में उसने पूछा, वह क्या चीज है? माली के हाथ से कुदाल जमीन पर गिर पड़ा। जमीन की ओर ताकने पर मैंने जो कुछ देखा उसके फलस्वरूप भय, विस्मय और अविश्वास से मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। देखा, गड्ढे के अंदर धूल से भरा हुआ 10-12 इंच का एक सादा समूचा नर कंकाल हाथ पैर फैलाए चित्त पड़ा है। सस्पेंस से भरी हुई कहानी ये खत्म होती है। वो पुतली जो कि एक खिलौने की तरह, टॉय की तरह जयंत को बचपन में मिली थी, वो पुतली ना होकर के एक बहुत ही 10-12 इंच का छोटी सी साइज का जीवंत नर कंकाल निकला, जिसको उसने कपड़े का या किसी धातु का समझ के दबा दिया था। जब उसने उसको 31 सालों के बाद जब उसको खोदा तो अंदर से उसी साइज का एक नर कंकाल मिला। तो ये सत्यजीत रे जी की विशेषता है कि वो हमेशा इस तरह की कहानियां सुना करके हम लोगों को बड़ा ही पहले तो सस्पेंस बहुत देर तक क्रिएट रखते हैं, उसके बाद फिर हम सबको थोड़ा सा डरा देते हैं अच्छे से। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। और जैसा कि हमारी एक, आप में से किसी को कुछ कहना हो इस कहानी के बारे में, कुछ बात करनी हो, डिस्कस करना हो, तो आप लोग जरूर कहें। किसी ने इस तरह का कुछ पैरा नेचुरल या पैरा ह्यूमन कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस, कभी भूत प्रेत दिखे हो रियल लाइफ में, तो जरूर बताइएगा। सस्पेंस के ऊपर और ज्यादा सस्पेंस हो जाता है अगर इस तरह की कोई बात हो तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह और हम अपनी विक्रमादित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हम कहानी पढ़ रहे थे, तो कहानी पढ़ते पढ़ते अभी हमारी 7वीं पुतली हो चुकी है। कहानी को फिर से 1 मिनट में उसका ट्रिविया दूंगी कि राजा भोज को अपने ही राज्य में एक किसान के खेत में एक सिंहासन मिला। सिंहासन बहुत खूबसूरत था, सोने का बना हुआ था, उसमें रत्न नगीने जड़े हुए थे। और विक्रमादित्य ने जब उसे देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने चाहा कि उसका जीर्णोद्धार कराएं, जीर्णोद्धार कराया और उस पे आरूढ़ होने लगे। तब जो उसके ऊपर पुतलियां बनी थी, वो सारी पुतलियां एक एक करके सजीव हो गई और उन्होंने आ करके बताया कि हे राजन, ये जो सिंहासन है ये राजा विक्रमादित्य का है और इस पे बैठने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो कि राजा विक्रमादित्य की तरह दानवीर, शूरवीर, शौर्य से भरा हुआ ऐसा एक महान शासक हो, राजा हो, खाली वही इस पे बैठ सकता है। तो अब वो बार बार एक पुतली आती है, हर दिन वो बैठने जाते हैं और एक नई कहानी सुना करके उनको इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं इस पे बैठने के लायक नहीं हूं। तो यूं ही आगे बढ़ते हैं और आज हो गई 9वीं पुतली। 9वीं पुतली जिसका नाम है मधुमालती, वो आ जाती है। राजा भोज हर दिन नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर अब परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह भी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी तरफ उज्जैनी की जनता अपने पूर्व राजा विक्रमादित्य के त्याग की कहानियां सिंहासन की पुतलियों से सुनने को बड़ी संख्या में दिन पर दिन एकत्र होने लग गई। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, मधुमालती नामक पुतली जागृत हो उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा
पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पे वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते, अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे मां काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वे तुरंत ही तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें, मैं आपको काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। अपने आप को, आपको नहीं, मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की कोई परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही राक्षस बोला कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है या नहीं। राजा ने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं। उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचा आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलि देवी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि वेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया। वह राक्षस खड्ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड्ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकता है या प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस प्रकार की परीक्षा का भाव जागा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी कीर्ति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। इसके बाद वो पुतली मधुमालती चुप हो गई। अगले दिन राजा भोज का रास्ता रोका पुतली प्रभावती ने। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म हुई और बताया उस पुतली ने
कि कैसे एक अनजान अपने राज्य के 2 बच्चों की जान बचाने के लिए राजा ने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, अपनी जान की आहुति देने के लिए भी उन्होंने एक पल भी विचार नहीं किया। तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही भाव है, इतना ज्यादा दान का और परोपकार का भाव है कि तुम भी अपनी जान देने में नहीं हिचकिचाओगे, तो तुम्हें जरूर ही इस सिंहासन पर बैठना चाहिए। लेकिन क्योंकि राजा भोग बहुत ज्यादा न्याय प्रिय थे और वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जो कि गलत हो, और उनके हिसाब से अगर वो राजा विक्रमादित्य की तरह नहीं है तो उनका उस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो उनकी तरह महान नहीं है। तो बस यही सोच करके राजा भोज उस दिन फिर वापस आ गए, और वापस आकर के उन्होंने फिर इसको दोबारा से अगले दिन जाने का निश्चय किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, दोबारा भी वहां पे तैयार हो चुके हैं वो लोग जो कि कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? जरूर कुछ ऐसे थम करके या कुछ भी करके जरूर बताएं, छोटा छोटा फीडबैक जरूर देते रहें, तो पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह की कहानियां पसंद होती हैं। तो जिस तरह की कहानियां पसंद होती है, मेरी कोशिश होती है मैं ले करके आऊं। और आज मैं इसीलिए सत्यजीत रे जी की कहानी भी पहली बार लेके इसीलिए आई, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आधुनिक विचारधारा के हैं वो, तो उस तरह का लिखते हैं, तो अच्छा है। ठीक है, अगर किसी को कुछ कहना हो तो जरूर कहें, कोई डिस्कशन हो तो हम लोग उसको जरूर करेंगे। अदरवाइज हम लोग आज का ये सेशन अब यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अब इतना कम टाइम बचा है कि अगर मैं कोई दूसरी कहानी उठाऊंगी तो वो खत्म नहीं होगी, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के लिए